जी जी बहन जी, आप जुड़े रहिए। और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको जोड़ दिया। और आज का योगा सत्र दुर्गा प्रसाद भैया ने बालाघाट से बहुत ही अच्छा लिया। बहुत बहुत उनका मनपूर्वक मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ उन्होंने आज योगा किया। और अब द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल भैया है। और मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ कि द्वितीय सत्र आप शुरू करें और हमारे मुख्य वक्ता को भी आमंत्रित करें। आदरणीय शरद भैया। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज वर्मा जी ने नए सदस्य को जोड़ा, उन्हें भी बहुत बधाई। और मैं आज आदरणीय रोशनलाल सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आवे और आज अपना कुछ नई चीज सदन को देवे। रोशनलाल सर। हेलो। मेरी आवाज आ रही भी? जी आ रही है जी। सदन को सादर वंदन। सभी सुधी जनों को, प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम। आज हमारे दुर्गा भैया ने बहुत सुंदर योग कराया और अब दूसरे सत्र में जैसा रंजना बहन जी ने आदेश दिया है तो हम चर्चा करेंगे आज हमारे नींबू की फसल की। नींबू में किस तरह नींबू की खेती करें। ये स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी जी हो रही है रोशन लाल जी। ठीक दिख रहा है ना? बड़ा करने की आवश्यकता दिख रहा था? हाँ, ये नहीं बड़ा ही दिख रहा है। बड़ा दिख रहा है जी। हाँ। चलिए, तो जैसा बीच में चर्चा हुई थी नींबू पर, काफी वो तो मैंने प्रयास किया है कि नींबू पर हम कुछ बात करें। तो हम जो है एसिड लाइम, नींबू मतलब एसिड लाइम, इसमें नींबू की ढेर सारी जो स्पीसीज है, क्योंकि ये इसको जो है सिट्रस इसका जेनेरा है। हम जो इसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सिट्रस जेनेरा में इसमें बहुत सारी स्पीसीज है, जिसमें से एक नींबू है और इसको हम नींबू बोलते हैं और अंग्रेजी में एसिड लाइम बोलते हैं। और ये हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण फल है और ये दुनिया में भी हमारा इसका जो कंट्रीब्यूशन है, हम पूरी दुनिया का 25 से 30% जो है ये हमारा मतलब हिंदुस्तान में होता है और इसका उत्पादकता भी हमारे यहाँ अच्छी है। जहाँ जिस तरह से हम उसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को उपयोग करते हैं, उनके लगाने की तरीके, उनको खाद देना, पानी देना, समय समय पर वो करते हैं, तो इससे उत्पादन अच्छा मिलता है। और जो लीडिंग स्टेट है हमारी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये हमारी लीडिंग स्टेट है। इसमें बढ़ नहीं रहा ना? हाँ सर, आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे नहीं बढ़ रहा, एक मिनट। क्या है, नई टेक्नोलॉजी में जाओ तो फिर थोड़ा सा कुछ अच्छा।
हाँ सर, जो लेफ्ट हैंड साइड से ना पेज दिख रहे होंगे इसके। हाँ वो उस पे भी कर रहा हूँ ना, तो अच्छा। वो आगे वो नहीं ले रहा उसको, उसमें कुछ ये क्या है कि डायरेक्ट उससे है तो पूरी स्क्रीन आगे जा रही है। अब दिख रहा क्या? अभी कुछ दिख रहा है? वो तो पहले ही वाला है सर। हाँ, हाँ ऐसे दिख रहा ना, टाइम दिख रहा ना? जी जी, हाँ जी, चेंज हो गया। बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा। हाँ हाँ, ये बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी जो हमारी जो लाइम है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया कहलाता है, और इसकी जो फैमिली है रूटेसी फैमिली है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो हमारी भारत की जो मुख्य क्लाइमेट है, ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए उपयुक्त कंडीशन है। और ज्यादातर ये सूखी कंडीशन जो है, ड्राई कंडीशन, उसको प्रिफर करता है। मतलब इस कंडीशन में बहुत आसानी से होने वाला नींबू का जो हमारा एसिड लाइम है, ये हमारे उसमें आसानी से हो जाता है। जो अभी जो हमारे वर्तमान की बात करें तो जो प्रमुख किस्में हैं लाइम की, एसिड लाइम की, उसमें जो है विक्रम, प्रमालिनी, PKM1, साई सरबती, कागजी नींबू, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। और इसमें जो हमारी प्रमुख किस्में जो बात करते हैं उसमें अगर हम उसको ये करें तो विक्रम, PKM1 और कागजी लाइम, ये बढ़िया किस्में हैं। विक्रम हाई यील्डिंग, मतलब उत्पादन बहुत अच्छा इसका मिलता है, और जो PKM1 है ये जल्दी पकने वाली किस्म है। इसी तरह जो कागजी नींबू है, ये कागजी नींबू इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका छिलका बहुत पतला होता है, तो इसके कारण इसको कागजी बोलते हैं। तो ये कागजी नींबू है, और इसमें सुगंध अच्छी होती है, मतलब उसको आप उसका रस को अगर वो करते हैं तो इसमें खुशबू अच्छी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं भूमि की तैयारी की। तो हम मतलब जमीन को तैयार करने के लिए सामान्यतः हम गर्मी के मौसम में हमको गड्ढा खोद लेना चाहिए। जब भी हम इसकी बात करते हैं नींबू लगाने की या कोई भी फलदार पौधा लगाने की, तो जो हमारा ट्रॉपिकल कंडीशन है, सब ट्रॉपिकल कंडीशन है, इसमें हम गर्मी के दिनों में, जब हमारे यहाँ गर्मी अच्छी होती है, मई में हम गड्ढा खोद लें। और जो सामान्यतः रिकमेंडेशन है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, हम इसको नींबू में कम कर सकते हैं, 60 बाई 60 बाई 60 कर सकते हैं, क्योंकि जो मध्यम इसका आकार होता है पौधे का। और शुरू ये जो हम गड्ढा खोदते हैं, इसकी जो इससे जो फायदा मिलता है, जो शुरू में हमारे पौधों को नरिशमेंट मिलता है, पौधों को पोषण के लिए, शुरुआती पोषण के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। अगर हम कई बार ये देखा गया है कि हमारे किसान भाई पौधा खरीद के लाते हैं और तुरंत गड्ढा खोदते हैं और तुरंत फिर लगा देते हैं, तो वो जो तरीका है वो ठीक नहीं है। तो हम गर्मी में गड्ढा खोद दें, इसको महीने भर करीब खुला रहने दें गड्ढे को, तो जो हमारे सूर्य भगवान है उसकी किरणें उस पर पड़ती है, और तो उससे जो जितना भी वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो रेडिएशन से खत्म हो जाता है। तो हमारे जो नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी कीड़े हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो गड्ढे के अंदर होते हैं वो इससे नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद इस गड्ढे को हम भरते हैं, जैसी हमारी बारिश आने को रहती है उसके पहले हम उसमें 3 भाग मिट्टी और 1 भाग गोबर की खाद, और अगर बहुत काली मिट्टी है तो 2 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग गोबर की खाद, ऐसा हम मिश्रण तैयार करते हैं। और कोई इसके लिए मिश्रण तैयार करने के लिए हम वहीं पर जहां गड्ढा है उसके आसपास जो मिट्टी होती है उसी पर हम इन चीजों को डाल देते हैं, आजू बाजू गोले में, और वहीं पर हम उनको फावड़े से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद फिर गड्ढे को हम भर देते हैं। यहाँ पर अगर आपके खेत में दीमक और इनका प्रकोप है तो यहाँ पर हम नीम की खली डालते हैं, महुए की खली, उसके साथ 1 किलो प्रति गड्ढा हम मिला सकते हैं। और
केमिकल अगर हमारे पास ये उपलब्ध नहीं तो हम केमिकल भी क्लोरपाइरिफास आता है, इसको भी हम गड्ढे के आसपास वो कर सकते हैं। इसका जो पाउडर आता है क्लोरोपाइरिफास का, ये दीमक के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दीमक के लिए मेटाराइजियम भी बहुत बढ़िया काम करता है, पर जमीन के अंदर मेटाराइजियम काम नहीं करेगा। जब हम बाद में पौधा लगाने के बाद फिर हम इसको मेटाराइजियम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने गड्ढा तैयार कर लिया। गड्ढा तैयार करने के बाद इसमें मिट्टी भर ली। मिट्टी जब भरते हैं हम तो बारिश के पहले हमने मिट्टी को पूरा गड्ढे से भर लिया और थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं इसको, गोल सा जैसे गुंबद बनता है, मजार बनती है, उस तरह से हम इसको थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं। ऊंचा रखने से क्या होता है, जब भी बारिश आती है तो ये गड्ढे की पूरी मिट्टी बैठती है, और बैठती है तो जब हम बारिश आएगी तो वो गड्ढे की मिट्टी जमीन से थोड़ी और बैठ जाएगी। लगभग आपको ऐसा लगेगा जहां पे आपने गड्ढा किया था वो दब गया है। तो इस कंडीशन में आ जाएगा गड्ढा, आपकी मिट्टी पूरी तरह से सेटल हो जाएगी उस गड्ढे के साथ। तो ये करने के बाद आपकी जो पौधे की जो क्या कहना चाहिए, हमारी उत्तरजीविता, सर्वाइवल का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम जो पौधा है उसको लेके आते हैं और पौधे की पॉलीथीन को सावधानी से ब्लेड से या किसी धारदार चाकू से हम इसको काट लेते हैं, और बॉल उसकी किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो। वो जो हमारा पौधा है उसी के आकार का गड्ढा, उससे थोड़ा सा बड़ा गड्ढा हम उसमें करते हैं, हमारे पौधे की बॉल के आकार का, और उसको धीरे से उसमें रख देते हैं उस गड्ढे के अंदर। उस गड्ढे से जब हम नींबू का पौधा लगा रहे हैं तो करीब 1 इंच 1.5 इंच नीचे तक पौधा हमारा जाए। जो हमारा पौधे की बॉल है उससे वो जमीन से 1 से 1.5 इंच नीचे हो जाए, इतना गड्ढा हमें करना है। और उसको रख दें और चारों तरफ से अच्छे से हाथों से प्रेस करके, उसको दोनों तरफ से प्रेस करके अच्छे से दबा दें, ताकि जो बीच में स्पेस है, जो हमने पौधा रखा और उसके बीच में जो हमने गड्ढा किया था, वो स्पेस पूरी तरह से भर जाए। और इसको फिर तुरंत सिंचाई करना है, आपको इरिगेशन तुरंत देना है। तो ये तरीका था। लगाने का समय जुलाई से अगस्त, जून से अगस्त यहाँ लिखा है, पर हम जुलाई से अगस्त में लगाएं इसे बेस्ट। अगर आपको सर्वाइवल देखना है, उसका उत्तरजीविता देखनी है, तो आपको जुलाई से अगस्त में आपको पौधे लगाने पड़ेंगे। ये जो लगाने का जो दूरी है 6 से 6 मीटर रखते हैं, 5 से 5 मीटर भी हम रख सकते हैं। सामान्यतः जो नींबू का पौधा छोटा होता है तो 4 से 6 मीटर तक हम इसकी दूरी में वेरिएशन कर सकते हैं, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन, दोनों की दूरी में हम इसको वो कर सकते हैं। अब प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो जो हमारा नींबू का जो पौधा होता है, इसमें हम 3 तरीके से इसको लगाते हैं। लगाने का जो मतलब प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, हम पौधे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो पहला बीज, दूसरा एयर लेयरिंग और तीसरा बडिंग। तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं। बीज, पहला बीज से लगाते हैं। तो इसका बीज सामान्यतः हम दूसरे जितने भी फलदार पौधे हैं इसमें हम बोलते हैं कि बीज से पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि हमको जैसा मातृवृक्ष है वैसा ही हमें पौधा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वैसा ही चाहिए। सामान्यतः दूसरे फलदार पौधों में जो बीज हम, जैसे आम का हमने गुठली, आम का कोई फल खरीद के लाए और उसकी गुठली को हमने लगा दिया, तो वैसा ही जैसा हमने खाया था वैसा आम का पौधा नहीं आएगा। तो पर चूंकि नींबू में जो पॉलीएम्ब्रायनी पाई जाती है, एक कंडीशन होती है, एक जेनेटिक कंडीशन होती है इसमें, तो एक बीज जो होता है उसमें 6 से 7 मतलब उसमें एम्ब्रियो पाए जाते हैं, और जब हम एक बीज लगाते हैं तो उससे 6 से 7 जो पौधे प्राप्त होते हैं। तो उसमें जो और ये सारे के सारे जो पौधे होते हैं, एक जो होता है वो क्रॉस होता है और बाकी जो होता है वो जैसा पौधा होता है उसी तरह के होते हैं। तो हम अगर इसके नींबू के पौधे लगाते हैं तो बीज से सामान्यतः जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नींबू के पौधे लगाने का जो तरीका है तो वो बीज से ही हम पौधे तैयार करके लगाते हैं। दूसरा तरीका होता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या करते हैं कि इसमें जो इसकी हमारी पेंसिल थिकनेस की जो शाखाएं होती है, पेंसिल के बराबर मोटी शाखाओं में
हम एक से 1.5 इंच का गोल घेरा बनाते हैं और उस घेरे की पूरी छाल हटा देते हैं। तो ये जो लगभग इतनी चौड़ाई का हम एक से 1.5 इंच का एक घेरा बना देते हैं। उसके पूरा जो छाल है ऊपर की उसको हटा देते हैं और उसके ऊपर हम स्पेग्नम मास या मिट्टी, ये स्पेग्नम मास एक तरह का वो ब्रायोफाइट्स है जिसको हम उसके लिए उपयोग करते हैं। इसको सूखा हुआ होता है और पानी पकड़ने की क्षमता इसमें बहुत अच्छी होती है। तो इसको हम पानी में डुबाकर पानी अच्छा निचोड़ लेते हैं। पहले उसको हम 12 घंटे के लिए पानी में डुबा के रखते हैं और फिर उसको निचोड़ के और फिर इसके ऊपर जो हमने खुला भाग है उसके ऊपर उसको लपेट देते हैं। एक जल्दी रूट आ जाए इसके लिए इसमें रूटेज लगाए जाते हैं। IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये एक हार्मोन होता है। ये रूटेज के नाम से आता है और भी अलग अलग नाम से बाजार में मिलता है। इसका पाउडर भी आता है और पेस्ट भी आता है। तो हम इसके जो हमारा कटा हुआ भाग है इसमें हम ये IBA का पेस्ट या पाउडर उसको हल्का हल्का लगा देते हैं और इसके ऊपर ये स्पेग्नम मास को हम बांध देते हैं। तो जब हम स्पेग्नम मास को इसके ऊपर बांध देते हैं तो ये आपके महीने 15 दिन में इसमें रूटिंग आ जाती है। और इस जो रूटिंग आती है इसको हम 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद हम उसमें अच्छा मैं बताना भूल गया, इसमें जब हम स्पेग्नम मास से बांध इसको वो करते हैं उसके आसपास पॉलीथीन, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है उसको रैप कर देते हैं, पूरी तरह से उसको कवर कर देते हैं ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो कंजर्व रहे और वो मॉइस्चर रूट को निकलने के लिए सपोर्ट करता है। तो हमें इसका ध्यान देना है जब हम इसको स्पेग्नम मास से या मिट्टी से, काली मिट्टी से हम इसको जो कटा हुआ भाग है उसको लपेटते हैं तो इसके आसपास पूरी तरह से पॉलीथीन की, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को हम उससे कवर कर देते हैं। जब कुछ दिन होते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जड़ें दिखाई देने लगती है। बाहर से आपको जड़ें दिखाई देने लगेगी तो ये जड़ों को आप इस जो जड़ें दिखाई देने लगती है इसको आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें इसकी कटाई कर देते हैं। कहाँ से? जो जिस जगह से हमने पौधे में एक छाल निकाली थी उसके नीचे से हम इसको किसी जो सामान्यतः बडिंग नाइफ या ग्राफ्टिंग नाइफ का उपयोग करते हैं, इससे हम इसको काट देते हैं। और इसको काटने के बाद जो पॉली बैग होते हैं, ब्लैक पॉली बैग, इसमें हम जो पॉट मिक्सचर होता है, 3 भाग मिट्टी और 1 भाग गोबर की खाद, इससे मिलाकर इसमें लगा देते हैं और इसको पानी देते हैं तो इससे ये तैयार हो जाता है। तो ये हुआ एयर लेयरिंग। तीसरा तरीका है बडिंग। तो बडिंग के लिए हम इसमें जो है सामान्यतः आई बडिंग या टी बडिंग का उपयोग किया जाता है। तो आई बडिंग के लिए हम इसमें जो खड़ा एक चीरा लगाते हैं और जो जिस प्लांट से हमको बड लेनी होती है, हमारा जो भी मदर प्लांट होता है, वहां से हम बड निकालते हैं और बड निकाल के जो आई वाला भाग जिसमें हमने सीधा चीरा लगाया उसकी छाल को दोनों तरफ से ढीला करते हैं। ये बडिंग नाइफ से ही होता है और अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं और फिर उसके ऊपर हम जो पॉलीथीन का टेप है उसको लपेट देते हैं। 8 दिन से 10 दिन में ये आपकी जो बड है वो फूलने लगती है और उस समय हम इसको धीरे से जो हमारा उसका जो टेप है उसको निकाल देते हैं और वहां से फिर वो उसकी शाखाएं निकल जाती है। जहां से शाखा मतलब जो वहां से शाखा निकलती है वहां से हम उसको नीचे से काट लेते हैं और इसको फिर हम उसमें जो ऊपर का भाग है उसको काट के हटा देते हैं और इसको इस पौधे को उपयोग करते हैं लगाने के लिए। तो ये हमारी 3 मेथड हुई। जो ये जो 2 मेथड है इसको आपको सीखना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बीज के लिए आपको किसी से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं, पर एयर लेयरिंग और बडिंग को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक बार करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर लगातार अगर हम इसको प्रयास करते रहते हैं तो इसमें परफेक्शन आ जाता है। ये अगला हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की।
हम अगली बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम इसमें जो हमारे जो नींबू वर्गीय पौधे हैं इनको हम प्रति पौधा जो पहले साल की बात करते हैं हम तो 20 किलो FIM पर प्लांट देते हैं, और जो खाद की बात करते हैं तो नाइट्रोजन हम यूरिया के रूप में 100 ग्राम, 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 15 से 20 ग्राम पोटास प्रति पौधा हम इसमें हमको देना चाहिए। FIM अगर आपके पास या वर्मी कंपोस्ट आपके पास है तो ये निश्चित रूप से आपको फायदा करता है। इरिगेशन एंड फ्लावरिंग। इरिगेशन के लिए हम इसको पूरे जो जब इसकी आवश्यकता होती है तब हम इसमें पौधों को पानी देते हैं और लगातार हमको सिंचाई देना आवश्यक होता है नींबू के पौधे के लिए। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान देनी है कि जो हमारा एसिड लाइम है इसमें 3 बार जो है इसमें फूल आते हैं, तो इसको हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं। जो मृग नक्षत्र है ये जून जुलाई में फ्लावरिंग आती है, मृग बहार कहते हैं उसको। जो मृग नक्षत्र में जो फ्लावरिंग आती है उसको मृग बहार कहते हैं, जून जुलाई में इसमें फ्लावरिंग आती है। हस्त नक्षत्र जो होता है ये इसको हस्त बहार के नाम से जाने जाते हैं, हस्त नक्षत्र में जो फ्लावरिंग आती है उसको, और ये सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग आती है। इसी तरह अमिया बहार, तो ये जो आम की बौर आती है उस समय ये आता है, तो इसके कारण इसे अमिया बहार कहते हैं। जनवरी फरवरी में सामान्यतः इसकी फ्लावरिंग आती है, और ये हमेशा इसमें जो हमारा नींबू में लगातार हम पानी देते रहें इस बात का हमें ध्यान देना पड़ता है। एक चीज और है, अगर हमको कोई बहार लेनी है तो इसमें एक बहार ट्रीटमेंट होती है जिसमें हमको जैसे मृग बहार लेनी है तो मृग बहार लेने के लिए हमको गर्मी में सामान्यतः पानी नहीं होता है, तो वो किसान मृग बहार ही सबसे ज्यादा लेते हैं। तो मृग बहार में क्या होता है कि गर्मी में मई जून में हम इसका पानी रोक देते हैं, तो जैसी बारिश आती है तो इसमें फ्लावरिंग आती है, और ये बहुत फ्लावरिंग आती है। इससे जो फल निकलते हैं वो ठंड में आते हैं। ये कमर्शियली उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा नींबू मार्केट में होते हैं और रेट बहुत कम होते हैं। ये सामान्यतः जो हमारी प्रक्रिया है इसमें सबसे ज्यादा नींबू इसी समय आते हैं मृग बहार के, क्योंकि बारिश का पानी मिलता है, इसके कारण सामान्यतः हमको इस समय सबसे ज्यादा फलन मिलता है। हस्त बहार का भी जो फल होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। उस सबसे बढ़िया फल हमारा जो है वो हम मानते हैं अमिया बहार का। तो ये जो अमिया बहार का ये इसका जो फ्लावरिंग आती है, जो आम के जनवरी फरवरी में जो फ्लावरिंग आती है, ये हमें मार्च से लेके मई जून तक हम इसके फलों को उपयोग करते हैं, और इस समय सबसे ज्यादा रेट होते हैं। इसको करने के लिए हमको बाकी फ्लावरिंग को थोड़ा सा इनको हम रोकते हैं, और रोकने के लिए हम इनके फूलों को हटा देते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, इसमें हम 2% जो हमारा यूरिया है इसका स्प्रे कर देते हैं, तो इसके जो फ्लावर हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये भी तरीका है। कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट भी है, उनको भी हम करते हैं, जिससे ये बाहर हमारी जो फ्लावरिंग है वो ड्रॉप हो जाती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सीजन है उसमें हमको फ्लावरिंग देखने को मिलती है। इसमें हम डिसीज और उसकी बात करें तो बहुत सारी बीमारियां नींबू में आती है। लीफ माइनर आता है। लीफ माइनर को अगर हम ऐसा समझे, पत्तियों में आपको जैसे सांप ने वो कर दिया, जैसे सांप चलता है जमीन पे, वैसे पत्तियों के अंदर ऐसा कि जैसे सांप चल रहे हो ऐसी लाइन बनाते हैं, तो ये लीफ माइनर्स होते हैं। ये इनका जो एडल्ट होता है वो पत्तियों की जो एपिडर्मिस के नीचे अंडे देता है, और वहीं उसकी जो लार्वी निकलती है वो अंदर ही अंदर माइन करते हुए आपके पत्तियों के अंदर जितना क्लोरोफिल है उसको खा लेती है। तो अगर जब इसका बहुत ज्यादा अटैक होता है तो पौधों में पूरा हरा जो मैटर है वो ये
लीफ माइनर्स खा लेते हैं, जिससे पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और अल्टीमेटली पौधा बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। पौधे की पत्तियां सूख सूख के गिर जाती है। व्हाइट फ्लाई छोटी छोटी बारीक सफेद मक्खियां हैं जो पौधों से रस चूसती है, और ये जब हमारे पौधों में फल होते हैं उस समय ज्यादा आती है, तो ये पौधों के जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है फलों की, उसको खराब करती है। फ्रूट फ्लाइज ये बहुत नुकसान करती है। फ्रूट फ्लाइज ये जो छोटे फल रहते हैं उस समय इसकी जो फ्लाई है वो फलों के ऊपर अंडे दे देती है और उसके अंदर इंसर्ट करके अंडे देती है, जिससे छोटे में ही इनके फल झड़ जाते हैं। उसके अंदर उसकी इल्ली निकलती है और उसको खा जाती है। तो ये फ्रूट फ्लाइज भी आपके जो नींबू को बहुत नुकसान करती है। इसके अलावा जो पत्तियों को खाने वाले जो कीड़े हैं वो भी इनको नुकसान करते हैं। इसमें भी इनको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, जो पत्तियों की जो कीट हैं उनको खाते हैं। इसके बाद हार्वेस्टिंग इसमें 5 से 6 महीने तक इसमें ये मैच्योर हो जाते हैं फल, और इनकी हार्वेस्टिंग करके हम बाजार में बेच सकते हैं। तो सामान्यतः थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तब हम फलों को तोड़ते हैं। और इसमें नींबू में ये होता है कि इसका फल नॉन क्लाइमेक्ट्रिक कहलाता है, मतलब फल टूटने के बाद ये पकता नहीं है। एक बार जिस कंडीशन में आपने तोड़ लिया उसी कंडीशन में बना रहेगा। दूसरे फल जो हमारे होते हैं इनको हम एक बार पकाते हैं, मतलब कच्चा तोड़ लेते हैं और वो अपने आप पक जाते हैं, या हम उसको पकाने के जो तरीके हैं हम उनको पैरा में दबा कर रखते हैं और उनको हम स्टोर करके उनको हम पकाते हैं। तो ये इस तरह से दूसरा जो है हार्वेस्ट हम पकाने का तरीका है। इसको हम साइज के आधार पर और कलर के आधार पर, जो अच्छा कलर दिख रहा, अच्छा चमकीला दिख रहा है, इसको हम ग्रेडिंग भी करते हैं, जिससे इनकी मार्केट में हमको अच्छी यील्ड मिलती है। हम इनको साल भर बेच सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं नींबू हम साल भर होता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। पर जो गर्मी में होता है ये मार्केटेबल होता है, अच्छा इसमें रेट मिलता है। अभी पीछे कोई बोल रहे थे कि 50 रुपए का भी एक नींबू बाजार से खरीद के लाए, तो ये 50 रुपए का भी एक नींबू आपको मार्केट में खरीदना पड़ सकता है अगर आप मेट्रो में रहते हैं। तो ये मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। अब आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आपके जो प्रश्न हो, तो सादर स्वागत है आपका प्रश्न के लिए। जी जी, आदरणीय नारायण मीरा जी का हैंड रेज। जी, सदन को प्रणाम। मेरे पास नींबू के 2 पौधे लगे हुए हैं खेत में सर, मगर उनको 2 से 2.5 साल हो गए, उनमें फल नहीं आ रहा है, फूल फल नहीं आ रहा है उनमें। उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, नींबू सामान्यतः 3 से 4 साल में, जो हमारा बीज से, सामान्यतः बीज से ही लगता है नींबू, जैसा मैंने बताया। और जो हम उससे लगाते हैं, जो हमारे नींबू बडिंग से लग रहा है या एयर लेयरिंग से लग रहा है, तो वो आपका नेक्स्ट सीजन में आपका उसमें फ्लावर आ जाएंगे, क्योंकि वो उसमें जो कैरेक्टर है उसके मदर, जो जिससे उसको लिया है हमने मदर प्लांट, उसके कैरेक्टर है, तो वो आपका तुरंत आ जाता है। पर जो सामान्यतः बीजू है वो 3 से 4 साल में इसमें आपको फल देखने को मिलेंगे, फूल आना शुरू होंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें और उसको पोषण पर्याप्त देते रहें, फूल आएंगे। और जो इसमें एक चीज ये रहती है कि जो सूखी टहनियां हैं उसको आप छांटते रहें। इसमें प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी आपका पौधे के जो एक दूसरे को क्रॉस करने वाली ब्रांचेस हैं उनको आप काटते रहें, क्योंकि जो पौधा खुला दिखना चाहिए, और इसके लिए सिकेटियर आते हैं। जो पतली ब्रांचेस होती है उस समय ही इसको काट दे सिकेटियर से, तो निश्चित रूप से आपको आप आसानी से इसको कर पाएंगे। जी जी, ये बोंजाई टाइप के पौधे थे, गमले में लगे थे। एक पौधा गमले में था मेरा जी, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं।
बोनसाई में उनने अब किस तरह से लिया होगा, वैसे तो जो हमारा नया कल्चर बोलता है कि पौधों को बोनसाई नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम बोनसाई बनाते हैं तो बोनसाई में हम उसकी जड़ों में रिंग्स डालते हैं, रिंग्स डाल के उसको पौधे को स्ट्रेस देते हैं ताकि वो बढ़े नहीं, और पानी कम से कम देते हैं। पानी मतलब बोनसाई में हम लिमिटेड पानी देते हैं, बिल्कुल कम पानी देते हैं, तो टाइम लेने पे आ जाएगा, वो अपनी एज पूरी करेगा, उसके बाद उसमें फलन जरूर आएगा। नींबू में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि फूल नहीं आते। पानी आप रोक के रखिए, कुछ दिन पानी रोक के रखेंगे तो इसमें स्ट्रेस उसको देंगे। सीजन देख लीजिए आप कि जो 3 सीजन है मैंने बताया, उसके 1 महीने पहले आप पानी रोक दीजिए, उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। जी जी जी, धन्यवाद रोशनलाल भैया और आदरणीय नारायण भैया ने सवाल किया, और मैं आगे आदरणीय यमिल गौर जी, आदरणीय अनिल राय जी का भी हैंड रेज है। अगर एक हमारे घर में भी एक नींबू का पेड़ लगाया है मैंने, अब उसको ना उसके पत्ते खा रहे हैं कीड़े, उस पर ये अड़ी है ना, वो हरा वाला कीड़ा रहता है उसमें। अभी ये दिख रहा है पेड़, हाँ हाँ, ये देखो, ये इसको ना ऐसे ये कुछ पत्ते ही नहीं रहे हैं इसको, ये पूरे खा रहा है। अभी ये 4-5 महीने हो गए इसको लगाए मैंने। ये देखो पूरे इसमें ना बहन जी, इसमें देखिए आप, इल्ली दिखेगी आपको, आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए। एक ही पौधा है ना आपका? हाँ, एक ही है। हाँ, तो एक ही पौधा है तो उसमें ढूंढ लीजिए, 2-3 इल्ली होगी उसमें, मोटी मोटी होगी अच्छी। नहीं, मोटी मोटी अड़ी नहीं है उसमें, उसमें होता है वो ग्रीन वाला कीड़ा रहता है, ग्रीन वाला और जाड़ा जाड़ा ऐसे मोटा वाला कीड़ा बनता है, और उसमें रहता है पत्तों में। हाँ, वही इल्ली जो होती है ना, ला, अच्छा, हाँ, वो उसके ऊपर रहता है, वो खाता है, तो उसको उठा के आप किसी गड्ढे में डाल दीजिए, सारे बीन लीजिए, 3-4 से ज्यादा नहीं होंगे, पर इसकी फीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा होती है। अब एक पौधे के लिए आप दवाई बनाएंगे तो वो भी संभव नहीं है, तो आप उसको, सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको आप उसमें से पौधों से वो कर लें, थोड़ा पौधे को अच्छे जोर से हिलाएंगे तो वो निकल जाएगा। वैसे थोड़ा सा मजबूत पकड़ के रहता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर जोर से उसके नीचे, मैं उसको देखती हूँ तो उस पर इल्लियाँ मैं निकाल देती हूँ, जब भी रहती है ना तो उस पर से वो निकाल देती हूँ और बाहर फेंक देती हूँ, फिर भी वो पता नहीं है उसको, ये नहीं आ रहे उसको ऐसे नहीं नहीं, आप उसकी इल्लियां पूरी हटा दें, पहले एक तरफ से पूरी एक एक पत्ती देखें, आधा घंटे उसी के पास बैठे एक दिन कुर्सी लगा के। अच्छा, हाँ, और पूरी एक एक पत्ती एक तरफ से देखना शुरू करें, और जो जितनी भी इल्लियां हैं उनको हटा दें, और हटाने के बाद उनको कर दें। ये तितलियां जो आती है ना अच्छी सुंदर सुंदर पंखों वाली, ये उसके ऊपर बैठ के अंडे देती है, और वो अंडे फिर आपके पत्तियों को खाते हैं। तो बड़ी बड़ी तितलियां आपने देखी होगी, ये जो बटरफ्लाई होती है, सिट्रस बटरफ्लाई होती है, वो उसको उस पे उसके ऊपर अंडे देती है, और उससे फिर वो पौधों की पत्तियों को पूरा खा जाती है। अब कितने भी बड़े पौधे हो उसकी भी पत्तियों को खा जाती है, तो ये समस्या है इसमें। जी जी जी, धन्यवाद रोशनलाल भैया, और आगे आदरणीय यमिल गौर जी का हैंड रेज है जी। जी, ओम सागर को प्रणाम, सदन को प्रणाम, और आज नई चीज बताई। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि जो जिस टाइप की प्रजाति आपने बताई है कागजी नींबू टाइप का, हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने नींबू समझ के पौधे लेके आए थे और वो सारे वही के वही निकले हैं। अच्छे बड़े बड़े झाड़ हो गए, खूब फलन होता है, पर उसका उपयोग तो जनरली बाजार में भी बेचने आते हैं तो नहीं होता, और घर में भी अब वो धीरे धीरे करके थोड़ा उपयोग करने लगे, पर लोग अचार भी नहीं डालते सिर्फ, तो वो तो उसको निकालने के चक्कर में थे, ये कौन सा निकाल दें उनको। कौन सा नहीं, क्या कैसे दिखते हैं? वो आपको मौसमी जैसे दिखेंगे। हाँ हाँ, ये चकोतरा होता है, तो हाँ, या फिर वो जो वो होता है आपका स्वीट लाइम होता है, तो वो उसके बड़े बड़े फल होते हैं, थोड़ा सा मतलब वो क्या कहेंगे उसको, संतरे जैसा या ऑरेंज जैसा दिखेगा। जी। तो तो उसको भी आप रस के लिए उपयोग कर सकते हैं। अभी जो स्वामी जी का वो हो रहा है ना, वहां पे ये इसको सेल कर सकते हैं आप।
वहां पे हाँ हाँ बिल्कुल वहां पे 6-7 पौधे हैं, खैर ज्यादा नहीं है, अच्छा कम है। नहीं कम है इसमें क्या 6-7। जी गौर साहब, इसमें ना इसका उत्पादन बहुत अच्छा आता है, ये पौधे में हाँ, लग जाते हैं तो बहुत इनको। फलन होता है सर इसमें तो। हाँ तो इसको भी कॉमर्शियली हम लगा सकते हैं, बस ये है कि एक बार वहां पे हम जाके उनसे बात कर लें कि क्या ये फल भी हमारे पास है, और वहां पे जो उनके कॉमर्शियल टीम है उनसे एक बार चर्चा कर लें क्या आप ये वाले फल भी ले सकते हैं, क्योंकि जूस जो है, जूस सारे सिट्रस फैमिली का जूस काम आता है और इसमें फ्रेग्रेंस भी अच्छी होती है, पर चूंकि वो जिस तरह का नींबू हम खाना पसंद करते हैं उस तरह की गुणवत्ता इसमें नहीं होती, इसलिए इसको हम वैसे कम उसमें उपयोग नहीं करते। जी पर जी जी, बस वही हो रहा है। कॉमर्शियल इसके यूज बहुत हैं। जी चलिए अब इस टाइप की चर्चा करता हूँ मैं उनसे। हाँ आप बढ़ा जी, सकते हैं उसको। जी अभी तो उन्होंने बेड के ऊपर लगा के रखे थे मेड़ पे, ऐसे हाँ 6-7 पौधे थे, चलो बढ़िया होंगे और अच्छे फलन हुआ, बढ़िया पेड़ बन गए, पर बस वही है। एक बार फोटो बता देंगे ना, तो कई बार रंगपुर लाइन भी बहुत जगह लगे हैं, तो रंगपुर लाइन भी हो सकता है ये। मैं आपको फोटो बुलाता हूँ उनसे, फिर भेजूंगा आपको हाँ थोड़ा नंबर पे। फल, अगर फल के फोटो हो तो वो जी पत्तियों की फोटो, पत्तियों के थोड़ा पास से लेके फोटो, तो जी क्या है थोड़ा पहचानना मुश्किल तो होता है, पर फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ जी जी समझ जी जी पाए। जी 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 आदरणीय, ये ऐसा विषय है कि हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है नींबू। और जैसे-जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, बाज़ार में स्वस्थ नींबू भी नहीं मिलता, यानी सूखे हुए नींबू मिलते हैं। इसलिए किसानों के पास एक अवसर हो जाता है कि अगर नींबू के पेड़ हैं, नींबू के फल हैं, तो अच्छे से बिक जाते हैं। इसी क्रम में आदरणीय सीएम राय सर, आपका हैंड रेज़ है, कृपया प्रश्न रखिएगा। जी ओम, सदन को प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नींबू के अच्छे, जैसे आप बताए विक्रम प्रजाति बताए, तो वो कहाँ से उपलब्ध करें जो बहुत अच्छा हो और वहाँ से हम ले आके लगाएं। कुछ पौधे तो हम लगाए हैं, वो सर कलकत्ता से मंगाए थे, उसका इतना हार्ड स्किन होता है, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। इतना हार्ड है कि उससे रस ही नहीं निकलता है। तो हम कहे कि क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये इतना बड़ा है, ये पौधा है, इसमें नींबू आए हैं, एक बिल्कुल इतना टाइट है कि लगता है कि क्या करें, कैसे इसको ठीक करें। और जो मैडम दीदी रंजना दीदी पूछ रही थी, उसमें हमने कीड़ा हमारे में भी लगता था, तो मैं जो ये बेटी राय का साहब, राय साहब ये लाइम नहीं जी है, लेमन है। ये एक्चुअली में लंबा जो होता है ये लेमन होता है। लाइम और लेमन में ये अंतर है, जो ये लंबा वाला दिख रहा है ना, तो ये लेमन है, ये जी लाइम नहीं है। हम एक्चुअली में क्या होता है कि हम ये जो बाहर के लोगों से खरीदते हैं ना, इसको हमको अवॉइड करना जी चाहिए। मैंने पिछली बार भी हाँ कहा था, पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, हम किसी भी अनजान आदमी से जो हमारे पास आके पौधे बेच देते हैं, इनसे हमें नहीं खरीदना है। हमें हमेशा पौधे ऐसी नर्सरी से खरीदने हैं जो हमारे पास हो। सरकारी नर्सरियां बहुत है, उद्यानिकी विभाग की नर्सरी आपके यहाँ होगी, आप वहां जाकर वहां के लोगों से आप संपर्क करें तो आपको बढ़िया पौधे मिल जाएंगे। और ये जो इसके और क्या, चूंकि आप बहुत दूर है, नहीं तो नागपुर में इसका एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, तो वहां से आप पौधे ले सकते हैं। पर आप वो तो बहुत दूर हो जाएगा, आप अपने पास में जो हॉर्टिकल्चर की नर्सरी है इनसे आप लीजिए, ये अच्छे पौधे इनके पास होते हैं, क्योंकि इनके पास इनका बगीचा होता है, खुद का ऑर्चर्ड होता है, तो ये वहां से आपको अच्छे पौधे मिल जाएंगे। नहीं सर, एनआरसी से लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम बहुत ये हैं कि हम अच्छे पौधे लगाएं जो कम से कम जब तक हैं तब तक अच्छा फल नागपुर आपका मिलता है। जाना होता है क्या? नहीं, जाना तो नहीं होता, पर्पजली खाली उसी के लिए हम जाएंगे। वो तो बहुत महंगा पड़ और जाएगा ना संतरे आपको। का 2-3 पेड़ लाएंगे, वो प्रतीक जी बताए थे कि हम देंगे। हाँ तो एक बार प्लान करके चले जाइए, ये 2-4 पौधे तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे वहां। आप अच्छा बताइए कि हम इतने दूर से आए हैं साहब, तो 1-2 पौधे वो आपको दे देंगे, तुरंत भी सेल कर देंगे, वो समस्या नहीं अच्छा आएगी। हाँ जब तो 150 है पौधे कहाँ लेने सर होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। जी एनआरसी है कहाँ सर?
ये नागपुर में अमरावती वर्धा रोड पे है। वर्धा रोड पर। वर्धा रोड पे नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सिट्रस है ये। तो आप उसमें एनआरसी सिट्रस डालेंगे ना गूगल पे, तो आपको अच्छा। लोकेशन मिल जाएगी। अच्छा, तो ये वाला इसको काट के फेंक दें क्या, ये जो लेमन आप बता रहे थे? रस के लिए आप उपयोग कर सकते हैं इसका, जूस बना के, जैसे वो स्क्वीजर आता है जूस बनाने का, आपने देखा होगा, आधा काट दीजिए और उसका स्टील का एक आता है, उससे दबा दीजिए उसको, तो इसका रस निकाल के आप उसको रस बनाइए, रस निकाल लीजिए और उसमें जो आपका सीरा बनाइए अच्छा, जो हम उसका चाशनी बनाते हैं ना जी, हाँ, चाशनी बनाइए और उसमें 1 लीटर सीरे में आधा लीटर चाशनी में उसको मिला दीजिए और इसको बंद करके आप उसमें रख दीजिए फ्रिज में। जब आपको लगे शरबत पीने की तो थोड़ा सा इसको डालिए, पानी डालिए, बढ़िया शरबत के रूप में पीजिए। ये तो फायदा करेगा, नुकसान कुछ नहीं है उससे। सिट्रस की कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जिससे कोई नुकसान होता हो। तो सबसे अच्छी प्रजाति कौन सा लेके आए सर वहां से? ये विक्रम प्रमालनी जो बताई है ये अच्छी है। कागजी नींबू बहुत अच्छा होता है, कागजी तो वो है क्योंकि इसमें अरोमा भी अच्छी होती है। अच्छा, ठीक है सर, जी धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, एक मिनट मेरे दिमाग में आया, आपने जो बताया कि उसका जूस बनाया जाए, जी, तो जो पौधे अभी जो मैंने बताया आपको कि 6-7 पौधे हैं, तो उनका भी जूस प्रोसेस किया जा सकता है? बिल्कुल 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 किया जा सकता है गौर साहब। इसका बढ़िया जूस बना के अपनी बोतलों में भर के आप उसको वैसा कर, हाँ, उसको रख लें। मेहमानों तो को पिलाएं, और पहले मेहमानों को पिलाएं, फिर नहीं, उसके बाद पहले अपन तुम्हें योगार की टीम को ही पिलाएंगे, योगार की टीम को ही पिलाएंगे ना सर उनको बुलवा के। तो नहीं सर, उसमें एक चीज है, प्रोसेस करने के लिए मतलब कैसे क्या होगा वो, मतलब प्रोसेस यूनिट कुछ थोड़ी नहीं, छोटी सी लाती है। आपको कुछ नहीं करना है। नींबू एक ऐसा फल है जिसमें आपको बहुत प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको आधा काट लें और जो स्क्वीजर आते हैं स्टील के बने हुए, जो दबाने वाले आते हैं ना हाथ से, जी जी जी, हाँ, तो उसको उसके बीच में उसको रखें, उसका जूस रस पूरा निकल जाता है। उसको रस नींबू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका बीज है। बीज कहीं भी जाएगा तो वो कड़वाहट है उसमें, तो वो जो उसका कड़वाहट है वो आपके उसके टेस्ट को खराब करता है, तो वो आपको जाने नहीं देना है। रस आपका पूरा चला जाए उसमें और रस को इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद उसमें जो शुगर सिरप है, जो हम चाशनी बनाते हैं उस तरह का सिरप बना लीजिए और उसमें 1 लीटर जूस में आधा लीटर आप उसको मिला दीजिए और ये आपका 2-3 महीने तो बहुत आराम से रह लेगा फ्रिज में। बाहर मत रखिए, फ्रिज में इसको भर के, बोतलों में भर के आप फ्रिज में रखिए और आराम से यादव जी आएंगे तो पिलाइए। भाई साहब बोल रहे कि पिलाए तो संभाल के जल्दी से बना लीजिए, ये जल्दी आने वाले हैं। जी 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 आदरणीय। और इसी क्रम में जबकि आदरणीय गौर साहब नींबू का रस बनाएंगे तो उसका आगे क्या होगा? आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड रेज। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मेरा प्रश्न यह है सर कि जैसे मेड़ों पर हम क्या नींबू को लगा सकते हैं, क्योंकि चर्चा होती है नींबू को पानी कम चाहिए, यहाँ पर 3 फसल बोई जाती है तो पानी जो है वो धान में भी जाता है, परंतु ऊंची ऊंची मेड़ें होती है, तो क्या उन मेड़ों का उपयोग इसको लगाने के लिए किया जा सकता है? जी ओम। जी आदरणीय मेहरा जी, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको, मेड़ों पे लगा सकते हैं और थोड़ी बहुत अगर फैसिलिटी हो तो ड्रिप अगर कर लेते हैं तो इनलाइन वाले जो डिपर आते हैं उसको, सब्जी वाले नहीं लगाना है इसमें, इनलाइन वाले डिपर आते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। 4 लीटर 8 लीटर पर आवर जिसका वो डिस्चार्ज होता है, तो इनको उपयोग कर सकते हैं। तो इनसे आसानी से हम नींबू को कर सकते हैं। इसको बचाए रखने के लिए हम ड्रिप कर दें तो आपके पौधे भी अच्छे होंगे और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। जी ओम सर, जी ओम। जी, बने सिंह आर्य जी का आदरणीय शरद भैया का भी हैंड रेज। जी शरद भैया आदरणीय जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। इसको
साहब अपने को नींबू अगर हाई डेंसिटी पे लगाना हो तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगाएं, और इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी बार कटिंग करनी पड़ेगी? भैया एक तो हाई डेंसिटी में हम बहुत क्या है कि कितना बोले आपको, हाई डेंसिटी में बहुत ज्यादा आर्चर्ड अपने नींबू के नहीं, वैसे ही ये बहुत पास में लगता है, तो हम 3 मीटर तक जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर तक जाएं। और इसमें आपको लगा नींबू में जितनी प्रूनिंग है हमको, वो जो आपकी सूखी शाखाएं हैं बाहर निकल रही है, क्रिस क्रॉस बोलते हैं, मतलब एक दूसरे को जो शाखाएं क्रॉस कर रही है उनको हमको हटाना है। तो इसको बीच बीच में हटाते रहे और शुरू में हटा दें, बड़ी मोटी होने का इंतजार नहीं करें, शुरू में ही हम देख लें जब पौधा हम लगा रहे हैं उसी समय से हम इनको मेंटेन करते जाएं, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। और इसको जो आपका पौधे की आप बात कर रहे हैं तो 4x4 में आपका 625 पौधे आएंगे प्रति हेक्टेयर, 4x4 से आप करेंगे तो। और 4x4 मीटर ना सर, कि फीट? 4x4 मीटर भैया। फीट में सामान्यतः हम जब भी बात करते हैं तो हम उसमें मीटर में ही बात करते हैं। पौधों में जब भी हम इसकी बात करते हैं, फलदार पौधों की बात करते हैं, तो हम जो सामान्य रिकमेंडेशन आपको आएगी तो वो मीटर में ही आएगी। हम देश अपने लोकल की भाषा में हम जरूर फीट में बात करते हैं, पर आपको किसी भी रेफरेंस में आपको मीटर में ही मिलेगा कि इतने मीटर पे पौधे लगाने हैं। तो 3x3 में लगाएंगे तो 1100 करीब पौधे आपके लगेंगे, और अगर उसमें लगाएंगे 4x4 में तो 625 पौधे प्रति हेक्टेयर ये आपके आएंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा उत्पादन दे तो कितना उत्पादन तक हम ले सकते हैं 1 एकड़ में? ये आप 10 टन तक 1 एकड़ में ले सकते हैं। 100 क्विंटल। और 100 क्विंटल क्या है, फलों की जो इकोनॉमी है भैया ये बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली में इनको जो कॉमर्शियल करता है वो उसको मालूम है किस तरह से फलों को वो करना है। तो मैं जो सामान्यतः कहीं चर्चा होती है तो मैं इस तरह से उसको बताता हूँ कि जो हम अनाज वाली फसलें लेते हैं तो इसके लिए जो हमारा ज्ञान होता है वो होता है 4 महीने का। कम से कम ज्ञान में हमारी ये फसल होती है 4 महीने में। 4 महीने वाली फसल है, कम से कम ज्ञान, कम से कम खर्चा, कम से कम इनकम भी वैसी। जब हम सब्जियों का लेते हैं तो इसमें समय तो उतना ही है, 4 महीने की फसल है ये, पर इसमें पैसा ज्यादा लगता है, ज्ञान आपको ज्यादा चाहिए और इनकम भी उसी परिणाम में आपको ज्यादा मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं फल वाली सब्जियों की। तो फल में ये 50 साल 100 साल का प्लान होता है, तो इसमें आपका जो आपका प्रयास है वो 100 साल के हिसाब से होना चाहिए। और इसके लिए नॉलेज जो है, चूंकि शुरू में जब हम पौधा लगा रहे हैं तो आपको उसकी आखिरी तक की मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या बीमारी आ सकती है, आने वाले 50 सालों में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो आपको वो देख के चलना पड़ेगा। हम सामान्यतः जैसा गेहूं चना लगाते हैं वैसे हम इसको हमारे किसान भाई लगाते हैं और उनको आगे का कुछ मालूम नहीं होता। तो जब प्रॉब्लम आती है तो कई बार ये होता है कि प्रॉब्लम का रूट काज तो लगाते समय था, हम बाद में उसको ध्यान दे रहे हैं। तो ये और अच्छा, हर फसल का अलग अलग कैरेक्टर है, तो उसको समझना जरूरी है कि कौन सी फसल में किस तरह की चीजों को ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखते हुए हमको उन फसलों को लगाना है ताकि हमारे उत्पादन में किसी तरह की समस्या नहीं आए। जी भैया। जी बहुत अच्छा। और सर इसमें जैसे नींबू में एक हमने देखा अधिकतर, जैसे मैं रूप सिंह भैया के खेत में गया था तो डाई बैक लगा हुआ था, कुछ ऊपर से जो पेड़ है वो मतलब डगाने सूख रही थी। जी जी, तो ये इसके लिए क्या? बहुत सुंदर, मैं ये भूल गया, उसमें जो प्रेजेंटेशन था उसमें नहीं था। तो डाईबैक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नींबू वर्गी सारी फसलों में। जितना संतरा है महाराष्ट्र में वो उसमें डाईबैक ही सबसे बड़ा कारण है। और डाईबैक का जो रीजन है वो सिंगल एक चीज नहीं है, एक तो मेन फाइटोप्थोरा है,
दूसरा आपका जो उसमें कैंकर लगता है, सिट्रस कैंकर, वो बड़ा कारण है। उसके बाद न्यूट्रिशन कारण है। उसके बाद जो फलन लेते हैं, हम लगातार फलन लेते हैं, उसको भोजन नहीं देते। बहुत सारे कारण हैं जो डाइबैक को वो करते हैं। और तीसरा है, मतलब उसका अगला कारण है पानी। जितना आप पानी ज्यादा दे रहे हैं तो भी आपका डाइबैक होगा, क्योंकि ज्यादा पानी देंगे तो रूट रीजन में फाइटोप्थोरा आएगा, और रूट रीजन में फाइटोप्थोरा आएगा तो गमोसिस पैदा करेगा। गमोसिस का जो नेक्स्ट स्टेज है वो डाइबैक है। तो हमको जब भी हम सिट्रस लगा रहे हैं तो हमको ये ध्यान देना है कि हम उसमें पानी का ध्यान रखें, वाटर मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर रखें। कोई भी नींबू वर्गी फसल लगा रहे हैं तो उसमें पानी का बहुत ध्यान रखें। और इसमें अभी ट्राइकोडर्मा की हम बात कर रहे थे पिछले उसमें, तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। और एक चीज मैंने और बीच में बोली थी, बोर्डो पेस्ट और बोर्डो मिक्सचर, ये बहुत जरूरी है। सिट्रस में सबसे महत्वपूर्ण है। आपके कैंकर आएगा, आपका डाइबैक आएगा, किसी भी चीज को रोकने के लिए आपको बोर्डो पेस्ट बनाना है। मैं उसकी थोड़ी सी मेथड भी बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने पिछली बार भी शायद इस पे चर्चा की थी, जब पिछले किसी चीज पे हम चर्चा कर रहे थे। तो बोर्डो पेस्ट बनाने के लिए हम उसमें लेते हैं 5-5-50। इसका जो फार्मूला है वो आप लिख लें, 5-5-50, 5-5-50। तो 5 लीटर 5 किलो कॉपर सल्फेट, 5 किलो चूना, बुझा हुआ चूना, और 50 लीटर पानी, ये इसका कॉम्बिनेशन है बोर्डो पेस्ट बनाने का। अब इसमें जो चूने की मात्रा हम लगभग 50-50-50 डॉक्टर साहब है ना, 5-5-50 भी। अच्छा 5-5-50, 5 किलो कॉपर सल्फेट, 5 किलो बुझा हुआ चूना, और 50 लीटर पानी। जी जी जी। तो ये इसको आप 5 लीटर पानी को, 5 लीटर जो हमने कॉपर सल्फेट लिया, ये इसको हम 10 लीटर पानी में घोल लें। ऐसे ही हमारा जो चूना है, जो बुझा हुआ चूना है, उसको 10 लीटर पानी में घोल लें, अच्छे से घोल लें। जितने भी उसमें बारीक कंकड़ पत्थर जो रहते हैं उसको छान लें और उनको अलग कर दे। जो बचा हुआ घोल है उसको अलग रख लें। कॉपर सल्फेट को बारीक पीस लें। बारीक पीसने के लिए इसको हम सामान्यतः क्या करते हैं, इसको ये ट्राईहाइड्रेट रहता है तो इसको थोड़ा सा तवे पे वो करते हैं, गरम तवे पे आप इसको रखेंगे तो वो ब्लिस्टर, मतलब वैसे ब्रिटल हो जाएगा, और फिर इसको पीस लेंगे। नहीं तो नॉर्मली वो पिसाता नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा गरम कर लें, और गरम करने के बाद फिर इसको पीस लें तो ये पूरा बारीक हो जाएगा। फिर इसको घोल लें। गौमूत्र में बहुत अच्छे से घुलता है। अगर आप वैसे नहीं घुल रहा है तो गौमूत्र ले लें, थोड़ा सा गौमूत्र में घोल लें और फिर उसमें पानी मिला लें। तो ये क्या भी डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी सी नीम तेल भी ले सकते हैं क्या? हाँ, नीम तेल ले सकते हैं, नीम तेल ले सकते हैं। ऐसा मतलब ये एक्चुअली में जो बोर्डो पेस्ट बनाया जाता है ये मेनली हमारे उसके लिए बनाया जाता है, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया और फंगस को कंट्रोल करने के लिए, फाइटोप्थोरा और जेंथोमोनास के लिए। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इंसेक्ट में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है बोर्डो पेस्ट में, तो इसलिए हम उसमें जो ओरिजिनल जो मिलार्डेड बोर्डेक्स ने इसका अंगूर पे जब इसको शोध किया था तो उन्होंने इसमें यही चीज, मतलब जो 3 चीजें हैं ये उसको की थी। इसमें एक चीज होती है, आपको इसमें कॉपर टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो कॉपर टॉक्सिसिटी को टेस्ट करने के लिए हम उसमें जो पहले तो मैं आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। जो हमने 5 लीटर 5 किलो कॉपर सल्फेट लिया, 5 किलो चूना लिया। चूना थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, 1 पाव करीब चूना ज्यादा लेते हैं, क्योंकि कॉपर की टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए। कॉपर में डॉक्टर साहब इसमें जो पानी जब अपन लेते हैं तो पहले चूना डालना है कि पहले? मैं बता रहा हूँ भैया, दोनों चीजें बता रहा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, हमने दोनों चीजों को अलग अलग ले लिया। पहले हमने क्या घोला, कॉपर सल्फेट घोल लिया और चूना घोल लिया। दोनों को अलग अलग घोल के अलग अलग प्लास्टिक की बाल्टियों में रख दिया। यहाँ ये ध्यान रखना है, इनको मेटेलिक किसी में नहीं घोलना है। जो हमारी लोहे की बाल्टियां होती है या पीतल तांबे की बाल्टियां होती है, इसमें उपयोग नहीं करना है। इसको सिर्फ हमको प्लास्टिक या मिट्टी के पात्रों में रखना है। अब हमने 10 लीटर पानी कॉपर सल्फेट के लिए ले लिया, 10 लीटर पानी हमने चूने के लिए ले लिया। अब हमारे पास बचा 30 लीटर पानी। इसको
एक बड़े टब में हम या उसमें ले लें, जो बड़े बर्तन में, वो भी प्लास्टिक का होना चाहिए या मिट्टी का हो, नांद हो कोई, उसमें हम इसको ले लें और इसमें फिर दोनों को, 2 लोग अलग अलग हाथ में बाल्टी ले लें और दोनों को दोनों तरफ से डालना है। तीसरा एक आदमी डंडा पकड़ के इसको घुमाते रहे। ये इसकी प्रोसेस है। मतलब आपको 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी एट ए टाइम। जब भी आप बोर्डेस मिक्सचर बना रहे हैं तो आपको दो आदमी आपके, एक आदमी आपका कॉपर सल्फेट डाल रहा है, दूसरा आदमी आपका चूना डाल रहा है और तीसरा आदमी आपका डंडे से उसको हिलाते रहे। इसका पूरा मिश्रण तैयार हो जाए तब फिर हम इसको यूज करते हैं और इसको 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन हम इसको रख सकते हैं। तो हम सामान्यतः किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि आपने जो घोल बना के रखा है उसको आप स्टोर करके रख लें, कॉपर सल्फेट अलग रख लें, चूना अलग रख लें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। पर आप एक बार मिश्रण बना लेते हैं, बोर्डेस मिक्सचर मिश्रण, तो इसको आप ज्यादा समय नहीं रख सकते। 1 दिन में आपको उपयोग कर लेना है, बहुत हो गया तो दूसरे दिन आपको उपयोग करना है। अब इसको स्प्रे के लिए जब उपयोग करते हैं तो इसको हम 100 गुना डाइल्यूट कर लेते हैं, तो 500 लीटर में हम इसको वो कर लेते हैं और फिर हम इसको अच्छे से कपड़ छान कर लेते हैं। और फिर उसके बाद, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्लॉगिंग करता है, मतलब उसको जमा देता है। जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के नोजल में जमता है, तो इसको लगातार हिलाते रहने की जरूरत है। आपको तुरंत स्प्रे करना है, पानी को अच्छे से छान लेना है, मतलब सावधानी इसमें ज्यादा रखनी है ताकि आपका किसी तरह से वो मतलब आपके नोजल को जाम ना करे। तो ये ध्यान रखना है। और ये जो बना इसको हम पेस्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो हमारा 50 लीटर वाला है। तो जहां जहां आपका आपने देखा होगा नींबू के पौधों में गम जैसा निकलने लगता है, चिपचिपा पदार्थ, तो हम उसको तेज धारदार चाकू से हम उसको छील दें, वहां पे थोड़ा गहरा छील दें, जहां तक आपको देखेंगे थोड़ा कलर जो है उसका चेंज मिलेगा। जो जहां पे आप काटेंगे तो वो जो कटा वाला पोर्शन है उसमें जो अंदर का जो उसका पोर्शन है वो कलर चेंज मिलेगा। तो जहां तक आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा गहरा कलर है, उसको हटा दें और वहां पे ये बोर्डेस पे पेस्ट से पेंट कर दें, ब्रश से उसको पेंट कर दें, तो वो आपकी गमोसिस वहां से कंट्रोल हो जाएगी। और इसका स्प्रे कर दें। पहले सूखी जितनी टहनियां हैं उनको काट दें, जितना भी सूखा भाग है उसको उसके सूखे से 1 से 1.5 इंच नीचे से काट दें और फिर इसको आप स्प्रे कर लें। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका गमोसिस है, डाइबैक है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन का मैंने पहले भी बताया कि न्यूट्रिशन आप प्रॉपर दें। जहाँ पे भी आप डाइबैक हो रहा है, भोजन पर्याप्त दें पौधों को और जड़ों की खुदाई ना हो। क्या होता है, जो सिट्रस की रूट होती है वो सुपरफिशियल होती है, बहुत ऊपर होती है। आप नींबू वर्गी जितने पौधों की जड़ें देखेंगे तो आपको ऊपर दिख जाएगी। आप 4 इंच जमीन पलटाएंगे तो आपको उसकी जड़ें दिखने लगेगी। तो ये फीडिंग रूट्स ऊपर होती है। जब आप इनको डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं तो सामान्यतः नींबू वाले में हम बोलते हैं कि इसमें जो अंतर्वर्ती फसलन है वो आपको पौधों से दूर लेना है। आप पास में लेते हैं तो वहां से जड़ें डिस्टर्ब होती है, जड़ें खुलती है और वहीं से आपका फाइटोप्थोरा इंसर्ट कर जाता है। एक बार अंदर गया तो फिर वो आपके बस में नहीं आता है। तो ये हमको ध्यान देना है जी। डॉक्टर साहब, इसमें जो इंटरक्रॉप है वो कौन कौन सी लेनी चाहिए जिससे पौधे को, जैसे ज्यादा पानी वाली या कम पानी वाली? ये देखिए भैया, हम इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो हम सामान्यतः दलहनी फसलों की ही बात करते हैं। जो वैज्ञानिकता की बात करें हम, तो दलहनी फसलें ही इंटरक्रॉप के लिए उपयुक्त है। हम दलहनी फसलों को ही ले। और हम अगर हमारा कोई उसके मतलब जैसे हम अमिया बहार ले रहे हैं, उस समय हमको मान लो अमिया बहार लेना है, उस समय हमने चना लगा दिया तो हम फिर अमिया बहार नहीं ले पाएंगे। तो हमको ये ध्यान देना है कि इस तरह से हम पानी का भी मैनेजमेंट हम कर सकें। तो ऐसी फसलें हम ले जिस समय पौधों को पानी की आवश्यकता हो और हमारी फसल को भी पानी की आवश्यकता हो, उसके अनुरूप अगर हम फसल लेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिली हैं। और आज हम बहुत अच्छे से बोर्डो मिक्सचर कैसे बनाते हैं वो आज आपसे हमने सीखा है। इसमें एक चीज जी भैया, इसमें एक चीज और मैंने बोला, कॉपर की जो टॉक्सिसिटी है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बोर्डेस मिक्सचर बन गया तो इसमें जो हमारे पास लोहे के चाकू हो उनको, या हमारे पास हसिया सब घर में होता है,
तो वो हसिया को अच्छे से जो जब हम धार बनाते हैं काटने के लिए, उस समय उस कंडीशन वाले हसियों को उसमें 2 मिनट के लिए डुबा दें, जो बोर्डेक्स मिक्सचर बन गया। अगर उसमें ईंट के जैसा वो उसके दाने दाने जमते हैं, तो आप मान के चलिए कि इसमें आपको चूना और मिलाना है, थोड़ा सा चूना और घोल के फिर मिला दें उसमें, जब तक वो उसके ऊपर जमना बंद नहीं हो जाए। आपके मतलब कॉपर के पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर जम जाते हैं, तो पार्टिकल्स आपके जमना बंद नहीं हो जाए तब तक उसमें आप थोड़ा थोड़ा चूना मिलाते रहे। जब जमना बंद हो जाए तो मान के चलिए कि अब उसमें कॉपर की टॉक्सिसिटी नहीं है, अब आप इसको सामान्य किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब जी। ओम प्रणाम। सिंगोरिया जी का धन्यवाद। जी जी धन्यवाद जी, सर, सदन इस को सुंदर वार्ता आगे बढ़े। जी सिंगर सर। जी सर। जी, सदन को सादर नमन। सर जी, मेरे पास ये करीब मेरे 40 से पौधे थे, वो लगभग 40 से 45 साल पुराने हैं, लगी अभी उसमें 10-12। आपकी आवाज कट रही है मैं सिंगोरिया आपको जी, दिखा रहा हूँ सर, ये आवाज कट रही है आपकी। पुराने पौधे हैं सर। पर नेटवर्क नहीं, हाँ अब दिख रहा है आपका। हाँ सर, ये पौधे हमारे पास सर 40-42 साल पुराने नींबू के पौधे हैं सर। 5-6 पौधे, 8 पौधे बचे हुए हैं सर हमारे पास। बहुत तो इससे बढ़िया। ऊपर की डालियां सूख रही हैं सर। ये देखिए सर, उनको उनको ये बिल्कुल। कटवा दीजिए सिंगोरिया जी। जी जी ये जी 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 जो शार्प आरी जो होती है ना, उससे उनको कटवा दीजिए, और वहां पे जो मैंने आपको जी बोर्डो जी पेस्ट बताया, इसको वहां पे लगा जी दीजिए। जी। 2 बार हमको अच्छा बोर्डो पेस्ट लगाना चाहिए सामान्यतः नींबू में, एक हमको जी बारिश के पहले और बारिश के बाद। तो आप इसको करवा दीजिए बोर्डो पेस्ट को, तो ये आपका हो जाएगा। और थोड़ा सा भोजन का वो कर दीजिए, न्यूट्रिशन थोड़ा सा देख लीजिए, उनके पौधों को खाने की व्यवस्था क्या है। तो ये आपके पौधे बहुत बढ़िया है। 50 साल पुराने पौधे मतलब बहुत दुर्लभ है। हाँ जी तो जी। इनको वो बचाए रखिए। साइज तो अच्छा बड़ा आता है सर। हाँ साइज बढ़िया अच्छा आता आएगा। है सर इसका, बड़ा साइज। आप जी इसको छाट दीजिए, जितनी भी क्रॉस एक दूसरे से क्रॉस करने वाली ब्रांचेस है इनको छाट दीजिए, अच्छे से वो कर दीजिए। और बोर्डो जी पेस्ट जी और जी बोर्डो का स्प्रे भी कर दीजिए इसमें। बोर्डो जो मैंने 500 लीटर वाला बताया ना, उसका स्प्रे हाँ भी जी, कर 1:10 वाला। नहीं, 1:1:100। 10 में तो पेस्ट अच्छा, बनेगा। 100। हाँ, जब आप अच्छा उसको जी जी 100 जी। गुना 100 गुना कर देंगे तो आप उसका स्प्रे कर पाएंगे। जी ठीक 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 ठीक। जी। सर ये लेट आता है, लेकिन सर जुलाई अगस्त तक जाता है सर फल। बहुत बढ़िया, उस बहुत टाइम बढ़िया। तो नहीं, अभी क्या गर्मियों में रेट नहीं मिल पाता, लेट आता है फल। ये समझ में नहीं आ रहा कुछ सर, क्या करें सर इसका। अब अभी ये बेर के साइज है सर, अभी इस टाइम पे लगा हुआ है। पानी कब देते हैं आप उसको? पानी अभी चालू किया है सर, 15 दिन पहले ही। अभी आप उसको अगली बार क्या करना, आप उसको दिसंबर जी से जी पानी बंद कर देना। दिसंबर से पानी बिल्कुल नहीं देना उसके आसपास। ठीक। हाँ सर, फसल के टाइम पे उसको गेहूं वगैरह बोते हैं साइड में, तो वो पानी लग जाता है सर इसमें। अब वो समस्या है ना, मैंने इसीलिए बोला कि जी जी पहाड़ ठीक। ट्रीटमेंट का बहुत महत्वपूर्ण है नींबू में। पानी रहेगा तो उसमें फल जी जी नहीं आएगा। आप फल आजू बाजू जो क्रॉप ले रहे हैं ना, उससे उसको पानी मिल रहा है, तो उसमें फूल आने का समय जी जी बढ़ जी जा रहा है। जी ठीक बने सिंह आर्य जी, बहुत देर से आपका हैंड रेस था। जी भ्राता जी प्रणाम। जी प्रणाम मेरे जो सवाल थे वो तो सारे शरद भैया वगैरह ने, अपने साथियों ने संपूर्ण पूछ लिया है, तो मेरा तो लगभग समाधान हो गया है। जिला आगरमालवा के केवी की डॉक्टर सक्ताव साहब ने आपको नमस्ते भेजा है कि मेरा नाम बोलना डॉक्टर जी रोशनलाल जी जी से। जी, सक्तवत साहब को भी हमारे तरफ से सादर प्रणाम कहिएगा, बड़े अच्छे जी आदमी जी हैं। जी क्योंकि 2 दिन हम साथ में रह रहे, हमारा प्रशिक्षण चल रहा था केवीके में। तो जी जी जी, बहुत सुंदर। जी जी धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर ये वार्ता चली, और बहुत सारी अलग अलग डायमेंशन जो नींबू की खेती के दिखे, और आदरणीय सदस्यों ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे, जिससे कि लगभग सभी की समाधान, सभी की समस्याओं के समाधान मिलते हैं। और आज के हमारे मुख्य वक्ता जी आदरणीय डॉक्टर राउत सर ने ये महत्वपूर्ण पहलू पर बात रखी है। और सभी फलों में अगर देखा जाए
नींबू की बहुत मांग रहती है। अन्य फल हम स्वाद की दृष्टि से भी लेते हैं और मौसम की ये मौसम आ गया, लेकिन नींबू की डिमांड लगभग बनी रहती है। इसी क्रम में हम हाँ, अपनी खेती को सजाएं और नींबू के साथ आगे बढ़ाएं। और अब समय भी अपनी गति के साथ आगे बढ़ चुका है। मैं संभवतः आदरणीय रंजना जी का हैंड रेज होगा, मैं उन्हें बुलाता हूं और निवेदन करता हूं कि अपनी बात रख करके आज के सत्र को संपन्न करें। भाई साहब हैं आदरणीय मनीलाल जी भाई साहब। भाई साहब जी, आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और सदन को सादर प्रणाम। और आज हमारे आदरणीय दुर्गा रहनाले जी ने जो योग कराया ऊर्जा के साथ, बहुत जबरदस्त योग कराया, और उसी ऊर्जा के साथ आदरणीय हमारे डॉक्टर आल रावल साहब ने भी जो है, उनकी छाप बालीघाट से रहेगी। आप छिंदवाड़ा में भरी आ गए हैं, लेकिन बालीघाट में आपको गिना जाएगा। तो बालाघाट की पूरी टीम और आज आदरणीय कल्पना खोटली बहन जी के बेटी के जन्मदिन वह जो यज्ञ वगैरह जो हो रहा है, और बहन बेटी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खूब यश कीर्ति फैले और स्वस्थ और प्रगति करे और परिवार और समाज का भविष्य संभालें, ऐसी शुभकामनाएं योगाहार परिवार की ओर से। और पूरे योगाहार परिवार को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और कल जो निर्णय हुआ है वक्फ बोर्ड का, उस भारत सरकार को, माननीय अमित शाह जी को और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और पूरे देश को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं, ये चर्चाएं जो हो रही हैं, अभी आगे और भी निर्णय लिए जाएंगे, जो इसलिए जो है आप सब और आज हमारी नई बहन जो जुड़ी थी, उनको भी उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उनको जोड़ा। इसी प्रकार से हम और